आज का जो टॉपिक है हमारे पास वो है अकाउंटिंग इक्वेशन। ठीक है, अकाउंटिंग इक्वेशन। क्या होता है अकाउंटिंग इक्वेशन? कुछ नहीं होता। आपको इतनी बात पता है कि हम लोग कुछ ट्रांजैक्शंस करते हैं। ट्रांजैक्शंस क्या है? वो सारे के सारे इवेंट्स, वो सारे के सारे इवेंट्स जिसमें पैसा इन्वॉल्व है वो क्या कहलाता है हमारे पास? ट्रांजैक्शन कहलाता है। तो जितने भी हम लोग ट्रांजैक्शंस कर रहे हैं, ये ट्रांजैक्शंस को अगर मैं मैथमेटिकल फॉर्म में लिख दूं, ठीक है, किस फॉर्म में लिख दूं? मैथमेटिकल फॉर्म में लिख दूं, तो वही बन जाता है हमारे पास क्या? अकाउंटिंग इक्वेशन। याद है हम लोग क्या करते थे मैथ्स के अंदर में? मैथ्स के अंदर में हम लोग न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स, कोई प्रॉब्लम होती थी, ठीक है, जैसे कि x की एज y के कंपैरेटिवली इतनी है, सर वो दिन याद मत दिलाओ, ठीक है, और y की एज जो है वो इतने दिनों बाद इतनी हो जाती है, तो क्या होता है? तो हम लोग क्या करते थे, उस पूरी के पूरे स्टेटमेंट को, यानी पूरे के पूरे एक इवेंट को हम लोग न्यूमेरिकल फॉर्म में प्रेजेंट करते थे। वैसे ही ट्रांजैक्शन जिसके अंदर हमारे पास पैसा इन्वॉल्व है, अगर उसको भी हम लोग मैथमेटिकल टर्म्स में एक्सप्रेस कर देना, तो वही कहलाता है हमारे पास अकाउंटिंग इक्वेशन। लेकिन ये अकाउंट्स, सॉरी, ये मैथ्स के जैसा नहीं है कि मैथ्स के अंदर में आपको स्क्वायर लगाना है, एक्स लगाना है, वाई लगाना है, उनके बीच में बहुत ज़्यादा रिलेशन स्टैब्लिश करना है। यहाँ पे अकाउंटिंग इक्वेशन की एक सिंपल से फंडामेंटल पे काम करता है, और वो है दैट इज असेट्स is equals to capital प्लस लाइबिलिटी, दैट्स ऑल। इसके अलावा कोई फालतू बातें हैं ही नहीं हमारे पास। सिंपल से अकाउंटिंग इक्वेशन ये कहती है कि भैया आप कैसे भी काम करो, कैसे भी बिजनेस के अंदर में कैसे भी काम करो, हमेशा असेट जो होंगे वो कैपिटल प्लस लाइबिलिटी के बराबर होंगे, जो कि फंडामेंटली सही भी है ना? मैंने आपको इस बारे में बताया था कि असेट्स इज इक्वल्स टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटी के पीछे क्या फंडामेंटल है। सिंपल सा फंडामेंटल है कि भाई आपके पास जो भी संपत्ति पड़ी हुई है, जो भी सामान पड़ा हुआ है, या तो वो आपके अपने पैसों से आया है, या फिर वो उधार के पैसों से आया है, या फिर इसी के किसी कॉम्बिनेशन से आया है ना? तो अल्टीमेट, यानी मैं ऐसे कह सकता हूं कि ये हमारे लिए आप लोगों ने हिंदू धर्म के अंदर में वो सुना है ना, गायत्री मंत्र। और अगर कोई और धर्म है, जैसे कि मुस्लिम धर्म के अंदर आयतें होती हैं, ठीक है, तो ये हमारा वो है। ठीक है, अकाउंटिंग के अंदर में जो हमारा जो वो है गायत्री मंत्र है, वो यही है। ठीक है, ओम भूर्भुवः स्वः नहीं बोलते, हम बोलते हैं एसेट इज इक्वल्स टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटी। ठीक है, अगर आप लोग का ब्लड टेस्ट हो और उसमें कोई चीज आए, तो वो यही आनी चाहिए, एसेट इज इक्वल्स टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटी, क्योंकि ये अल्टीमेट है, यूनिवर्सल ट्रुथ है हमारे पास। इससे ज्यादा यूनिवर्सल ट्रुथ क्या हो सकता है कि असेट जो होंगी वो कैपिटल प्लस लाइबिलिटी के बराबर होंगी। ठीक है, और हमारे को हर एक इवेंट में इस चीज को प्रूव करते रहना है। हर एक इवेंट में हमारे को कोई भी ट्रांजैक्शन दी जाएगी, हमें ये बात प्रूव करनी की देखो असेट इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटी होता है, असेट इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटी होता है हर एक इवेंट में। यहां तक की बात समझ में आई? चलो, तो मैंने आपको बताया कि मैथमेटिकली एक्सप्रेसिंग, अगर मेरे को डेफिनेशन बतानी हो, तो मैथमेटिकली एक्सप्रेसिंग अकाउंटिंग ट्रांजैक्शंस, अकाउंटिंग transactions is known as accounting equation। ठीक है, सिंपल सी बात। अब यहां पर आता है हमारे पास कि सर आपने बता दिया कि असेट इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटी होता है, आपने ये बात बता दी, कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन सर हमारे पास हर इवेंट के अंदर में क्या इन्हीं तीन चीजों में चेंज आएगा? तो इसका जवाब है हाँ। ऑलमोस्ट ट्रांजैक्शंस के अंदर में, यानी अगर मुझे ट्रांजैक्शंस के बारे में आपको बताना हो, तो जो ट्रांजैक्शंस होती हैं ये ज्यादातर दो नेचर की होती हैं। या तो हमारे पास ये दो इफेक्ट्स देंगी, या फिर दो से ज्यादा तीन इफेक्ट्स देंगी। ठीक है, मोर देन टू लिख देता हूं, मोर देन टू इफेक्ट्स, यानी थ्री के करीब इफेक्ट्स दे देंगे। ठीक है, टू इफेक्ट्स वाले कौन से ट्रांजैक्शन है? यानी ये दो जगह पे चेंजेस लेके आएंगे।
अब ये दो जगह पे कौन कौन सा चेंजेस हो सकते हैं? हमें पता है कि असेट इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी है, तो यानी या तो ये चेंज लाएगा एसेट्स में या कैपिटल में या लायबिलिटी में, और इसी के अंदर में एक बार ये ऊपर और एक बार ये नीचे जा रहा होगा। जैसे कि एक असेट के अंदर में इंक्रीज हो रहा है तो दूसरे असेट के अंदर डिक्रीज हो रहा होगा। ठीक है, तो ये क्या हो गया हमारे पास, इंक्रीज और डिक्रीज, इंक्रीज एंड डिक्रीज। ठीक है, इंक्रीज एंड डिक्रीज इन सेम साइड। सेम साइड का मतलब क्या हो गया, असेट में ही इंक्रीज हो रहा है, असेट में ही डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, लायबिलिटी में ही एक इंक्रीज हो रहा है, एक डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, पॉसिबिलिटी है। जैसे कि अगर मैं लायबिलिटी के एक इंक्रीज की बात बताऊं तो उसमें क्या होगा, कोई क्रेडिटर जो है वो बिल पेबल देके चला जाए, कोई वचन देके चला जाए, तो ऐसे में क्या होगा, क्रेडिटर कम हो जाएंगे और बिल्स पेबल बढ़ जाएंगे, है ना। असेट में अगर हमारे पास इंक्रीज डिक्रीज की बात करें एक साथ कैसे हो रहा होगा, तो असेट में इंक्रीज डिक्रीज एक साथ हो रहा होगा कि आपने फर्नीचर परचेज किया कैश दे करके, तो कैश एक असेट है वो कम हो जाएगा और फर्नीचर एक असेट है वो बढ़ जाएगा। लेकिन यहाँ पर देख रहे हो तो असेट में ही इंक्रीज और डिक्रीज हो रहा है, लायबिलिटी में ही इंक्रीज डिक्रीज हो रहा है। समझ में आ रही है बात? तो अगर एक ही साइड में हो रहा है तो वो इंक्रीज इन डिक्रीज इन सेम साइड है। या फिर क्या हो सकता है हमारे पास, चेंज इन टू डिफरेंट साइड्स, टू डिफरेंट साइड्स। टू डिफरेंट साइड्स का मतलब क्या हो गया, टू डिफरेंट साइड्स का मतलब हो गया कि हमारे पास एक ही साथ, होल्ड ऑन होल्ड ऑन, हमारे पास, ओहो क्या हो गया इसे, चल जाओ भाई चल जाओ, काहे गुस्सा हो रहे हो? ठीक है, अब चल जाना, ठीक है भाई, शांति से, वेरी गुड। तो अब इसमें क्या होगा, एक साथ में असेट में भी चेंज आ सकता है और कैपिटल में भी चेंज आ सकता है। ठीक है, जैसे कि अगर बिजनेस के अंदर में हम लोगों ने कैश इंट्रोड्यूस कर दिया या कैपिटल इंट्रोड्यूस कर दिया तो कैश असेट में प्लस हो जाएगा और कैपिटल भी इंक्रीज हो जाएगी। समझ में आई बात? या फिर ऐसा हो सकता है कि मान लीजिए एडिशनल कैपिटल डाल दिया गया तो फिर से कैश ऐड हो जाएगा और कैपिटल भी ऐड हो जाएगी। समझ में आई बात? तो असेट एंड कैपिटल एक साथ चेंज हो रहा है, दोनों में इंक्रीज हो रहा है। ऐसा भी हो सकता है कि आप असेट एंड लायबिलिटी एक साथ इंक्रीज कर रहे हो, जैसे कि मैंने कोई असेट खरीदी, फर्नीचर खरीदा लेकिन उधार में खरीदा, तो ऐसे में असेट भी चेंज हो रहा है और लायबिलिटी भी चेंज हो रही है क्योंकि आपके असेट भी इंक्रीज हो रही है और उधार भी इंक्रीज हो रहा है ना। तो इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि ये चेंज इन टू डिफरेंट साइड्स। टू डिफरेंट साइड्स का मतलब हमारे पास एक साइड किसकी है, असेट्स की है, और दूसरी साइड किसकी है, कैपिटल और लायबिलिटी की है ना। तो ये इधर भी चेंज ला रहा है और इधर भी चेंज ला रहा है, मतलब इधर की साइड में भी चेंज ला रहा है। तो हमारे पास इक्वेशंस कैसी हो सकती हैं, यानी जो दोनों साइड चेंज लाए या फिर किसी एक ही साइड चेंज लेके आए। समझ में आई बात? तो जितनी भी ट्रांजैक्शंस हमारे पास दो इफेक्ट वाली होंगी वो इसी तरीके की होंगी। ठीक है, या तो इसमें इंक्रीज डिक्रीज कर रही होंगी या इनमें इंक्रीज डिक्रीज कर रही होंगी या फिर इन दोनों तरफ में ही कर रही होंगी। क्लियर? कोई डाउट? कुछ और ट्रांजैक्शंस भी होती हैं दोस्तों जो कि एक साथ तीन जगह पे इफेक्ट लेके आती हैं। जैसे कि हम लोगों ने एक ही टाइम पे देखेंगे, जैसे कि हम लोग एक ही टाइम पे देखेंगे, होल्ड ऑन, कि ये असेट में भी चेंज लेके आ रहे होंगे। ठीक है, एक कैपिटल में भी चेंज लेके आ रहे होंगे। ठीक है, असेट में भी चेंज आ रहा होगा, कैपिटल में भी चेंज आ रहा होगा। जैसे कि इसका एक एग्जांपल लेता हूं मैं, इफेक्ट, और कुछ कुछ चीज़ें होंगी हमारे पास, असेट में भी दो चेंजेस आ रहे होंगे, एक असेट इंक्रीज हो रही होगी, एक डिक्रीज हो रही होगी, और कैपिटल भी चेंज हो रही होगी। इसका एक एग्जाम्पल लेते हैं। ठीक है, इसका एग्जाम्पल क्या लेते हैं हम लोग, होल्ड ऑन, इसका एक एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग कि मान लीजिए आपने स्टॉक जो है वो 20,000 का परचेज किया। ठीक है, लेकिन यही स्टॉक आपने जब सेल किया तो आपने इसे 30,000 का सेल कर दिया। ठीक है, 20,000 का स्टॉक आपने 30,000 में बेच दिया।
तो इसको तो भूल जाओ कि आपने कितने में खरीदा, इतना याद रखना कि 20,000 की चीज़ 30,000 में अगर बिक रही है, तो सेल की ट्रांजैक्शन को जब हम लोग रिकॉर्ड कर रहे होंगे, सेल की ट्रांजैक्शन को जब रिकॉर्ड कर रहे होंगे, तो सिंपल सी बात है, स्टॉक कम होगा जो कि एक असेट है, स्टॉक कम होगा जो कि एक असेट है, कैश बढ़ जाएगा जो कि फिर से एक असेट है। लेकिन जरा ध्यान से देखो, स्टॉक जो कम होगा उसकी वैल्यू होगी 20,000, लेकिन जो कैश आ रहा होगा उसकी वैल्यू कितनी होगी? 30,000। तो यहाँ तो डिफरेंस आ रहा है। तो ऐसे में क्या होगा? ऑफ कोर्स ये बात है, हमें क्या हो गया? प्रॉफिट हो गया। तो ये प्रॉफिट किसके पास चला जाता है? कैपिटल के पास चला जाता है। किसके पास चला जाता है? कैपिटल के पास। तो कैपिटल के पास तो आप देख सकते हो एक साथ दो असेट में भी चेंज आ रहा है और एक और अकाउंट में भी चेंज आ रहा है, दैट इज कैपिटल में भी चेंज आ रहा है ना। तो यहाँ पर कितने इफेक्ट नजर आ रहे हैं? मोर देन 2 इफेक्ट नजर आ रहे हैं। तो हमारे पास ट्रांजैक्शंस के अंदर में क्या होगा? या तो 2 इफेक्ट होंगे या 2 से ज्यादा इफेक्ट होंगे। आपको सिंपल सा हर जगह पे एक ही बात समझनी है कि हमारे को इन ट्रांजैक्शंस को हमेशा इस चीज को एस्टैब्लिश करने में यूज करना है कि असेट्स इज इक्वल्स टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी। अगर हम ये चीज एस्टैब्लिश करने में सक्सेस हो गए, तो इसका मतलब हमें अकाउंटिंग इक्वेशन समझ में आ गए और हमने सही अकाउंटिंग इक्वेशन करी है। क्लियर हो गई बात? कोई डाउट यहाँ तक? नहीं। अब हम बात करते हैं कि इसका फॉर्मेट क्या होता है। तो अकाउंटिंग इक्वेशन का फॉर्मेट कुछ इस तरीके का होता है। गिव मी अ मिनट। मुझे चाहिए एक टेबल। टेबल कहाँ से आएगी? टेबल यहाँ से आएगी। ठीक है, टेबल आएगी हमारे पास यहाँ से। हटा देते हैं ये शेप्स। कलर भी हमें चेंज चाहिए, कलर ये चाहिए। ठीक है, ये हमारा फॉर्मेट होता है। ठीक है, जिसमें हमें काम करना है। इधर की तरफ आप लोग लिखेंगे ट्रांजैक्शंस। ठीक है, ट्रांजैक्शंस या फिर पर्टिकुलर्स। ट्रांजैक्शंस या फिर पर्टिकुलर्स। इधर की तरफ लिखेंगे आप लोग असेट्स, और यहां पर आप लिखेंगे कैपिटल कैपिटल प्लस लायबिलिटी। यहां तक की बात समझ में आई? असेट इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी। अब इसी चीज को एग्जैक्टली इसी फॉर्मेट को हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे विद अ क्वेश्चन, ताकि हम लोग को ज्यादा अच्छा समझ में आए। ठीक है, तो चलो फटाफट क्वेश्चन उठा लेते हैं। ये आ गया हमारे पास क्वेश्चन। हाँ तो तो सबसे पहले हमारे पास इस क्वेश्चन को समझाने के लिए सबसे पहली एंट्री क्या लिखी हुई है? कमेंस्ड बिजनेस विद कैश। आपको सोचना है कि इसके अंदर हुआ क्या है, केवल और केवल सोचना है कि इसके अंदर हुआ क्या है। जैसे कि ये है आप और ये है बिजनेस। आप किसके अकाउंटेंट हैं? बिजनेस के। ठीक है, आप बिजनेस के अकाउंटेंट हैं। तो ये आपने यहाँ पे अपने आंखों पे मोटा मोटा चश्मा पहन लिया। ठीक है, और अब आप देख रहे हो कि यहाँ पे हो क्या रहा है। जो ओनर है जिसका नाम रघुनाथ है, रघुनाथ ने बिजनेस के अंदर में कैश डाला 50,000 रुपीज।
मैंने आपको बताया था कि बिजनेस जो है हर एक चीज़, हर एक इवेंट का इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन होता है। बिजनेस को 50,000 मिले हैं, अब बिजनेस इस इंसान को पैसा चुकाने के लिए भी लायबल है, लेकिन क्योंकि ये ओनर है इसे जिंदगी में नहीं चुकाएगा, इसकी जिंदगी जब बिजनेस के एंड में चुकाएगा। ठीक है, या मैं ऐसे कह सकता हूँ कि जब मालिक चाहेगा कि भैया मेरे को अब ये बिजनेस नहीं चलाना, वो तभी ये पैसा चुकाएगा। ठीक है ना, तो बिजनेस लेकिन 50,000 के लायबल हुआ है। और अगर वो मालिक जो है वो अंदर का बंदा है तो इंटरनल लाइबिलिटी है। कौन सी लाइबिलिटी है ये? इंटरनल लाइबिलिटी। इंटरनल लाइबिलिटी को हम लोग एक और नाम से जानते हैं जिसका नाम क्या है? कैपिटल। तो अगर आप बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखो तो बिजनेस के पास एक असेट आई है दैट इज 50,000 रुपीज। तो हम लोग क्या लिखेंगे? कैश। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे ट्रांजैक्शन। क्या? ट्रांजैक्शन नंबर 1, ट्रांजैक्शन नंबर 1, कमेंस्ड बिजनेस विद कैश। ठीक है, और यहाँ पे एक असेट जोड़ देंगे जो कि है हमारे पास कैश। कैश कितना आ गया? 50,000। आई होप यहाँ तक की बात समझ में आई होगी। क्योंकि 50,000 आ गया है, एक और चीज ऐड हो जाएगी, वो क्या है हमारे पास? कैपिटल। कोई दिक्कत यहाँ तक? कोई परेशानी नहीं। नेक्स्ट पे आते हैं, पेड इनटू बैंक। सेकेंड एंट्री, पेड इनटू बैंक। अब इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि जो 50,000 रुपीज हमारे पास पड़े हुए थे, इसमें से हम लोगों ने 10,000 रुपीज बैंक में दे दिए, और बैंक ने उसके बदले में हमारे को एक पासबुक दे दी। क्या दे दी? पासबुक। पासबुक दे दिया और एक डेबिट कार्ड दे दिया कि ये लो, 10,000 रुपये की तुम कोई भी ट्रांजैक्शन कर लेना क्योंकि तुमने अपने अकाउंट में पैसा डाल दिया है। तो मेरे पास अब हुआ क्या? 50,000 रुपये अब 40,000 रुपये रह गए, और 10,000 रुपये का मेरे पास एक बैंक का डेबिट कार्ड आ गया। यही हुआ ना? बैंक का डेबिट कार्ड भी मेरे लिए एसेट ही है क्योंकि मैं इसे अपने हिसाब से यूज़ कर सकता हूँ, मेरा राइट है। तो मैं क्या यहाँ पे लिख रहा हूँ? मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, ऐड करेंगे हम लोग यहाँ पर एक नई एसेट जिसका नाम क्या है? बैंक। जिसका क्या नाम है? बैंक। और 10,000 रुपीज़ हमारे कैश में से माइनस हो जाएगा और 10,000 रुपीज़ हमारे बैंक में ऐड हो जाएगा। यहाँ तक की बात समझ में आई? कोई दिक्कत ना? ठीक है, 2D फिगर्स 3D फिगर, हमारे पास कहीं लाइन भी है क्या? यस, बिल्कुल है। अब हम लोग क्या करेंगे? एक लाइन ड्रॉ कर देंगे। ठीक है, और यहाँ पर आप लोग लिखेंगे न्यू इक्वेशन। क्या लिखेंगे यहाँ पर? न्यू इक्वेशन। और चेक करेंगे कि क्या अभी तक जो आपने काम किया है वो सही किया है या नहीं किया है। ठीक है, कैसे? 50,000 माइनस 10,000 कितना आ जाएगा? 40,000। यहाँ पर कितना आ जाएगा? 10,000। और यहाँ पर कितना आ जाएगा हमारे पास? 50,000। दोस्तों फटाफट जल्दी से देख करके बताओ, क्या असेट इज इक्वल्स टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटी वाली जो स्टेटमेंट है वो सही एग्जैक्टली बैठ रही है? तो इसका मतलब हम लोगों ने बिल्कुल ठीक काम किया है, हम आगे बढ़ सकते हैं। अब हम आते हैं और हमें हर लेवल पे चेक करना है। थर्ड कहता है परचेज गुड्स फॉर कैश 20,000 एंड क्रेडिट 30,000। परचेज गुड्स फॉर कैश 20,000 एंड क्रेडिट 30,000। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है यहाँ पर कि हम लोगों ने इस 40,000 में से 20,000 रुपीज़ हटा दिए और एक इंसान को पे कर दिए। उस इंसान ने हमें इसके बदले में कुछ माल ला के दे दिया, गुड्स ला के दे दिए। ठीक है, दैट इज 20,000 रुपीज़ का मेरे पास क्या आ गया? सामान आ गया। 20,000 का मेरे पास क्या आ गया? सामान आ गया। तो हम क्या कहेंगे? कैश में से हम लोग माइनस कर देंगे 20,000 और एक नई एसेट जोड़ देंगे जिसका नाम है स्टॉक। जिसका क्या नाम है? स्टॉक। स्टॉक हमारे पास 20,000 का आ जाएगा। लेकिन एक और बात, यहाँ पर वो कहता है कि हम लोगों ने 30,000 का जो सामान है वो उधार में भी खरीदा है। तो इतनी बात कंफर्म है कि स्टॉक में 30,000 और ऐड होने चाहिए, लेकिन कैश कम नहीं हुआ उसके लिए क्योंकि हमने तो उधार खरीदा है। तो उधार 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 कहाँ जाएगा? लाइबिलिटी में जाएगा। और लाइबिलिटी में एक नया नाम जुड़ जाएगा जिसका नाम है हमारे पास क्रेडिटर। जिसका क्या नाम है? क्रेडिटर। और क्रेडिटर में हम लोग जोड़ देंगे कितने रुपए? 30,000 रुपीज़। कितना जोड़ देंगे? 30,000 रुपीज़। अब हमें क्या करना है? हमारे को
फिर से चेक करना है कि क्या हमने जो भी काम किया है वो सही किया है या नहीं किया है। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास न्यू इक्वेशन। कितना आ जाएगा ये हमारे पास, 20,000 रुपीज़ का कैश बचा हुआ है, 10,000 रुपीज़ का हमारे पास एक डेबिट कार्ड यानी बैंक में बैलेंस पड़ा हुआ है, 50,000 रुपीज़ का मेरे पास स्टॉक आ गया। मेरे पास जो मेरी कैपिटल है वो 50,000 रुपये है, यानी जो मालिक ने पैसे लगाए थे, प्लस अभी मेरे पास मेरे सर पे 30,000 रुपये की उधारी भी है। ठीक है, मेरे सर पे 30,000 रुपये की उधारी भी है। आई होप यहाँ तक की बात समझ में आई होगी। होल्ड ऑन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो इसके बाद हमारे पास आता है सोल्ड गुड्स फॉर कैश 30,000, लेकिन यहाँ पर कितना लिखा हुआ है 40,000। हमने 30,000 का सामान जो है वो कितने में बेच दिया, 40,000 में। अब जरा दिमाग अपना खोल लेना, सर खुला तो पहले भी हुआ था है ना। फोर्थ, सोल्ड गुड्स फॉर कैश, सोल्ड गुड्स फॉर कैश 30,000 फॉर 40,000। भैया हमारे पास से सामान कितने का चला गया, 30,000 का, 30,000 का स्टॉक चला गया। क्योंकि क्वेश्चन में हमारे को बोल रहा है कि कैश में बिका है, तो हमारे पास कितना पैसा आया होगा, सोच के बताओ। नहीं, सामान 30,000 का गया है, सोल्ड गुड्स फॉर कैश 30,000 फॉर 40,000। 30,000 का माल जो है वो 40,000 में गया है, तो 30,000 का स्टॉक तो चला गया, पैसे कितने आए, हाँ 40 आए। तो 40,000 रुपये का हम लोग कैश ऐड कर देंगे। लेकिन पॉइंट टू बी नोटेड माय लॉर्ड, कि मैंने आपको बताया था कि आप अगर आप ऊपर नोटिस करो तो यहाँ पे प्लस माइनस का ऑलमोस्ट सेम हिसाब किताब होता था, 10,000 10,000। यहाँ पर जरा देखो 30,000 माइनस हो रहे हैं, 40,000 प्लस हो रहे हैं, यानी इस साइड में 10,000 ज़्यादा ऐड हो रहे हैं, और वो 10,000 किसके, प्रॉफिट के हैं। दोस्तों प्रॉफिट होगा या लॉस होगा, प्रॉफिट होगा या लॉस होगा, वो कहाँ पे जाएगा, कैपिटल के पास जाएगा, मालिक के पास जाएगा। प्रॉफिट एंड लॉस कौन झेलता है, मालिक झेलता है ना। तो यहाँ पे क्या होगा, 10,000 रुपीज़ का आपका प्रॉफिट हो जाएगा। आई होप यहाँ तक की बात समझ में आई, कोई दिक्कत परेशानी नहीं। फिर हम लोग क्या करेंगे, एक लाइन ड्रॉ कर देंगे। सर मतलब हम हर ट्रांजैक्शन को करके बैठ के ऐसे लाइन ड्रॉ करते रहेंगे, जी हाँ बिल्कुल। उसके बाद है हमारे पास रेंट पेड, इसका क्या करें दोस्तों, रेंट पेड का, अच्छा हम लोगों ने न्यू इक्वेशन तो बनाई नहीं, तो न्यू इक्वेशन बना लेते हैं। न्यू इक्वेशन क्या हो जाएगी, ये हो जाएगा हमारे पास 60,000, ये हो जाएगा 10,000, ये हो जाएगा हमारे पास 20,000, ये हो जाएगा 60,000, और ये हो जाएगा 30,000। मैं आशा करता हूँ यहाँ तक की बात समझ में आई होगी और अच्छे से समझ में आई होगी। आता है रेंट पेड, फिफ्थ। रेंट पेड का क्या करेंगे, रेंट पेड एक एक्सपेंस है दोस्तों, इसको खर्च मतलब रेंट पेड करने से कोई एसेट नहीं बनती है, केवल आपको एसेट को यूज करने का राइट आता है कि आप एसेट यूज कर सकते हो। जैसे कि मैंने बताया कि अगर आप बस की टिकट लेते हो तो बस आपकी नहीं हुई, खाली आपको उस पर ट्रैवल करने का ऑप्शन मिला। ऐसे ही आपने अगर रेंट पे किया तो घर आपको नहीं मिला, खाली घर को यूज करने का राइट मिला, है ना। तो ऐसे में सिंपल सी बात है, कोई असेट तो नहीं बनी, लेकिन रेंट पे करने से पैसे कम जरूर हुए। कितने रुपए कम हुए, 500 रुपये। तो हम लोग लिख देंगे 500 रुपये हमारे कम हो गए। और दोस्तों अगर कोई एक्सपेंस है, कोई खर्चा है, तो वो क्या कर देगा, मालिक की कैपिटल को कम कर देगा। ठीक है, क्योंकि इस खर्चे से कोई असेट नहीं बनी, तो इसका मतलब कंफर्म बात है कि मेरी फिर कैपिटल भी कम हो जाएगी। ठीक है, मालिक ने जो पैसा लगाया वो कम हो रहा है, क्योंकि नॉर्मली क्या और था, पैसा जा रहा था, कोई एसेट आ जा रही थी। अब यहाँ पे पैसा जा रहा है, एसेट नहीं आ रही, उसे यूज करने का राइट आ रहा है, तो मैं कह सकता हूँ पैसा भी गया। अब पैसा गया तो एक तरीके से मालिक का कुछ पैसा ड्रेन आउट हो गया किसी चीज को यूज करने के लिए, और इसीलिए वो कैपिटल में से क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। आई होप यहाँ तक की बात समझ में आई होगी, कोई दिक्कत नहीं। अब हम क्या करेंगे, फिर से न्यू इक्वेशन बना देंगे। सर ये वाला काम है तो बहुत ही आसान, बस यहाँ पे सब चीज़ें आसान ही होती हैं। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपके पास 59,500, यहाँ पर कितना हो जाएगा, ये 10,000, यहाँ पर कितना हो जाएगा 20,000, और यहाँ पर हो जाएगा ये
59,500 और यहाँ पर हो जाएगा 30,000। ज़रा हम एक बार क्रॉस चेक कर लेते हैं कि क्या हम लोगों ने अभी तक जो भी काम किया है वो सही किया है। 50, ये कितना है, 30,000 है, ये 59,000 है। 59,000 30,000 बिल्कुल मैच कर रहा है, मस्त काम कर रहे हैं अपन। ठीक है, आओ थोड़ा सा और क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं। स्पेस थोड़ा कम हो गया बट कोई नहीं, आप लोग मैनेज कर लोगे, अच्छे बच्चे हो ना, मैनेज कर लोगे। उसके बाद है हमारे पास रेंट आउटस्टैंडिंग। ठीक है, रेंट आउटस्टैंडिंग का क्या मतलब हुआ? रेंट आउटस्टैंडिंग का मतलब हुआ, एक सेकंड रुक जाओ कि मैंने इसे थोड़ा सा साइड में ले लेता हूँ। थोड़ा सा इसे बड़ा करके साइड में ले लेते हैं। ठीक है, और इस क्वेश्चन को साइड में उठा लेते हैं। आ जाओ जल्दी भाई। आई होप विजिबल होगा। ठीक है, थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं इसे, बड़ा हो जाओ मेरे लाल। ठीक है, चलो जी। रेंट आउटस्टैंडिंग का क्या मतलब होता है? रेंट आउटस्टैंडिंग का मतलब होता है आपका एक ऐसा खर्चा जो आपने कर तो दिया लेकिन अभी उसकी पेमेंट नहीं हुई है। ठीक है, जैसे कि एक महीने आप रह तो लिए लेकिन अभी आपने इसके अंदर किराया नहीं दिया है, तो इसे क्या बोलेंगे? रेंट आउटस्टैंडिंग, यानी रेंट इज स्टिल इज येट टू बी पेड। ठीक है, रेंट इज येट टू बी पेड। तो ऐसे में भैया हमारी सिंपल सी बात है, कैश कम नहीं हुआ क्योंकि रेंट अभी पे करना बाकी है। लेकिन अगर रेंट पे करना बाकी है तो सर पे एक कर्ज आ गया रेंट पे करने का। तो ऐसे में क्या करेंगे? रेंट आउटस्टैंडिंग है 100 रुपीज़। 100 रुपीज़ का हम लोग यहाँ पे एक नई लाइबिलिटी बनाएंगे और उसे बोलेंगे आउटस्टैंडिंग रेंट। क्या बोलेंगे? आउटस्टैंडिंग रेंट। और 30,000 30,000 यहाँ पे लिखा हुआ था। अब यहाँ पे एक और कर्जा जुड़ जाएगा हमारे पास आउटस्टैंडिंग रेंट का, जो कि है ₹100। कितना है? ₹100। फिर क्या करेंगे? बस फिर से हम लोग एक लाइन ड्रॉ कर देंगे। न्यू इक्वेशन, 59,500, 10,000, 20,000, ये हो जाएगा 59,500 प्लस 30,000, 30,000 प्लस 100। आप इसे मैच करा करके देखेंगे, ये अभी भी मैच हो जाएगा। ठीक है, अरे नहीं अभी मैच नहीं होगा, हमने एक गलती कर दी। सॉरी सॉरी सॉरी, हमने गलती ये कर दी कि अभी हमने इसका डबल इफेक्ट तो दिया ही नहीं। इसका डबल इफेक्ट ये होगा दोस्तों कि हमारे पास 100 रुपीज़ की लाइबिलिटी ऐड हो गई। अब ये लाइबिलिटी जब कभी भी पे होती है हमारी कैपिटल कम हो जाएगी। सिंपल सी बात है, रेंट पे मैंने बताया था ऊपर कि अगर रेंट पे करेंगे तो कैपिटल कम हो जाएगी। ये लाइबिलिटी आज नहीं तो कल जब भी पे होगी उससे क्या होगा? हमारा कैपिटल कम हो जाएगी। तो यहाँ पे हम लोग क्या कर देंगे? कैपिटल को 100 रुपीज़ से माइनस कर देंगे। ठीक है, आई होप यहाँ तक की बात समझ में आई होगी। अब इसको क्या करेंगे? लिखेंगे तो ये आ जाएगा 59,400। ठीक, सिक्स्थ के बाद सेवेंथ। सेवेंथ है हमारे पास बॉट फर्नीचर ऑन क्रेडिट, यानी हमारे पास एक नई असेट ऐड हो रही है जिसका नाम क्या है हमारे पास? फर्नीचर। यहाँ पे लिखेंगे बॉट फर्नीचर, बॉट फर्नीचर ऑन क्रेडिट। फर्नीचर के नाम से एक नई एसेट जोड़ देंगे जो कि है 5,000 रुपये की, और हमारे ऊपर एक और नई लाइबिलिटी आके टिक जाएगी जिसका नाम है हमारे पास क्रेडिटर ऑफ फर्नीचर। क्रेडिटर ऑफ फर्नीचर। तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा आपके पास 5,000 रुपये। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक?
न्यू इक्वेशन 59,500 प्लस 10,000 प्लस 20,000 प्लस 5,000। यहाँ पर हो जाएगा 59,400 प्लस 30,000 प्लस 100 प्लस 5,000। ठीक है, ये अभी भी मैच कर रहा होगा। बॉट रेफ्रिजरेटर फॉर पर्सनल यूज, सर पकड़ लो। अब की बार उसने बिजनेस के लिए असेट नहीं खरीदी, उसने किसके लिए खरीदी है? अपने लिए। लेकिन यूज किसका पैसा कर लिया? बिजनेस का पैसा यूज कर लिया। ठीक है ना, तो बिजनेस का पैसा यूज कर लिया, तो 8th एंट्री में क्या होगा? बॉट रेफ्रिजरेटर फॉर पर्सनल यूज। इसको बोलते हैं दोस्तों ड्राइंग्स। क्या बोलते हैं इसे? ड्राइंग्स। यानी उसने पैसा विड्रॉ कर लिया। कितने का पर्सनल फर्नीचर खरीदा है? 5,000 रुपीज़ का। बिजनेस का खर्चा तो नहीं है ना? बिजनेस का खर्चा, आप तो बिजनेस के अकाउंटेंट हो, तो आप कहोगे कि बिजनेस से उसने पैसा निकाल लिया, अपने घर में कुछ भी करे, जुआ खेले, पत्ते खेले, रमी खेले, कुछ दिक्कत नहीं है हमारे को। 5,000 यहाँ से माइनस हो जाएंगे और 5,000 रुपये उसके कैपिटल में से भी माइनस हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि इस पैसे को उसने बिजनेस से निकाल लिया। ठीक है, इस पैसे को उसने बिजनेस से निकाल लिया। फिर आता है हमारे पास परचेज मोटरसाइकिल फॉर कैश। मान के चलते हैं कि ये मोटरसाइकिल उसने बिजनेस के लिए खरीदी है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? अच्छा, न्यू इक्वेशन अभी बाकी है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे न्यू इक्वेशन। यहाँ पर 64,500। हाँ जी बताइए। ओ सॉरी, ये कैश में से निकाला है, ये मुझे माइनस करना था, मैंने माइनस का निशान नहीं लगाया, तो इससे पहले माइनस का निशान लगा दें हम। ठीक है, हाँ अब दोबारा पूछिए कि आप क्या कह रहे थे। हाँ, तो विड्रॉ किया तभी तो उसने कैश में से पैसा निकाल लिया, फिर अपने घर गया और मोटरसाइकिल खरीद ली। बिजनेस से तो पैसा निकल गया। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारे पास 54,500। यहाँ पे हो जाएगा 10,000, यहाँ पर हो जाएगा 20,000, फिर ये आएगा 5,000, यहाँ पर आ जाएगा ये 54,500 प्लस 30,000 प्लस 100 एंड प्लस 5,000। ठीक है, आई होप यहाँ तक की बात समझ में आई होगी। परचेज मोटरसाइकिल फॉर कैश, लास्ट एंट्री 9th। परचेज्ड मोटरसाइकिल फॉर कैश। इसका क्या मतलब है? 20,000 रुपीज़ का उसने कैश कम हो जाएगा और मोटरसाइकिल नाम से एक नई एसेट जुड़ जाएगी। तो हमें मोटरसाइकिल नाम की एक नई एसेट जोड़नी है यहाँ पे। मोटरसाइकिल फटफटिया। ठीक है, 20,000 रुपीज़ की यहाँ पे एक नई एसेट आ जाएगी। खत्म दोस्तों, खत्म, टॉपिक ही खत्म। अब हम क्या करेंगे? यहाँ पे लास्ट फाइनल इक्वेशन चेक कर लेंगे, जो कि है न्यू इक्वेशन। 20,000 माइनस कर देंगे, ये आ जाएगा 34,500, फिर आ जाएगा 10,000, फिर आ जाएगा 20,000, फिर आ जाएगा 5,000, फिर आ जाएगा 20,000, ये आ जाएगा 54,500 प्लस 30,000 प्लस 100 प्लस 5,000 प्लस 5,000। हो गया अकाउंटिंग इक्वेशन का टॉपिक खत्म। इतना इजी सा टॉपिक था, कोई दिक्कत, कोई परेशानी? आई होप सबको समझ में आया होगा, है ना? अब इसमें एक और चीज़ आती है कि इसमें फाइनल बैलेंस शीट कैसे बनाई जाती है। फाइनल बैलेंस शीट बनाने के लिए आपको कुछ नहीं करना, इसकी बस लास्ट स्टेटमेंट को देखना है। जो लास्ट स्टेटमेंट है ना आपकी, ये वाली, इसको देखना है और उसके लिए फिर से एक आपको बॉक्स बना लेना है, यानी बैलेंस शीट बनानी है।
बैलेंस शीट क्या होती है? बैलेंस शीट एक ब्यौरा होता है असेट एंड लायबिलिटी का। किसका? असेट्स एंड लायबिलिटी का। इसमें से आप अपने लेफ्ट हैंड साइड की तरफ यानी यहां पर लायबिलिटीज लिखते हैं और अपने राइट हैंड साइड की तरफ में असेट लिखते हैं। ठीक है, यहां पर आता है आपके पास लायबिलिटीज अमाउंट, यहां पर आता है आपके पास असेट्स और यहां पर आता है आपके पास अमाउंट। ये है आपके पास बैलेंस शीट किसकी? रघुनाथ की। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं इसमें क्या क्या एसेट है। 30,000 रुपीज़ का कैश पड़ा है दोस्तों, तो लिख देंगे कैश 30,000 रुपीज़। 10,000 रुपीज़ का क्या पड़ा हुआ है? 10,000 रुपीज़ का पड़ा है बैंक। 10,000 रुपीज़ का बैंक पड़ा हुआ है। ₹10,000 का बैंक। आई गेस ये 20,000 रुपीज़ का स्टॉक लिखा हुआ था हम लोगों ने, तो 20,000 रुपीज़ का स्टॉक पड़ा हुआ है। उसके बाद 5,000 रुपीज़ का हमारे पास क्या पड़ा है? फर्नीचर। ठीक है, तो 5,000 रुपीज़ का हमारे पास फर्नीचर आ गया जो कि है 5,000 रुपीज़। और मोटरसाइकिल फटफटिया, मोटरसाइकिल या व्हीकल आप लिख सकते हैं 20,000। इतने के हमारे पास असेट पड़े हुए हैं। ठीक है, दूसरी तरफ देखते हैं कैपिटल कितनी है। कैपिटल में पड़ा है हमारे पास 54,500 रुपीज़। उसके बाद क्रेडिटर्स कितने के हैं? 30,000 रुपीज़ के क्रेडिटर्स हैं। आउटस्टैंडिंग रेंट है दोस्तों, आउटस्टैंडिंग रेंट यानी एक तरीके की उधारी अभी भी पड़ी हुई है सर पे 100 रुपये की। और 5,000 रुपये का हमारे पास क्रेडिटर ऑफ फर्नीचर है। क्रेडिटर ऑफ फर्नीचर, ये फर्नीचर का क्रेडिटर अलग से है जिससे हम लोगों ने फर्नीचर खरीदा है 5,000 का। बैलेंस शीट की एक बहुत खास बात होती है, इसका नाम बैलेंस शीट इसलिए क्योंकि ये दोनों तरफ में आपको सेम अमाउंट शो करती है, यानी इसका टोटल इसके टोटल के बराबर आएगा। और सिंपल सी बात है, यहाँ पे आपके पास कैपिटल लिखी हुई है, ये एक्सटर्नल लाइबिलिटी, ये इंटरनल लाइबिलिटी, ये एक्सटर्नल लाइबिलिटी। कैपिटल इज इक्वल टू असेट प्लस लाइबिलिटी, यही था ना हमारे पास। तो आओ जरा इसे देखते हैं। 30,000 प्लस 10,000, 40 प्लस 20, 60 प्लस 25, 85। तो ये आ गया आपके पास 85,000। चेक करते हैं कि इसका टोटल भी 85,000 है। 85,000 ही आ रहा है हमारे पास। हम लोगों ने कैश गलत लिखा है दोस्तों, हम लोगों ने कैश गलत लिखा है। कैश है हमारे पास 34,500। ठीक है, 34,500। और उस हिसाब से हमारा फिर ये अमाउंट चेंज हो जाएगा। कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 30, 30, 20, 50, 50 प्लस 5, 55, 55 प्लस 34, 500 प्लस 55, ये हो जाएगा 589,500। ठीक है, आओ जरा इधर का टोटल कर लेते हैं। ये भी आ गया हमारे पास कितना? कितना आ रहा है हमारे पास? ये ये अलग आ रहा है ना अमाउंट। रुक जाओ, चेक करते हैं हमारे पास क्या गलती हो रही है। हमने कुछ तो अमाउंट प्लस माइनस में गलती करी होगी। 100 रुपीज़, ये 500, 5,400 यहाँ पे गलती करी है, यहाँ पे गलती करी है, यहाँ पे 500 हम लोगों ने लिख दिया है। ठीक है, यहाँ पे गलती करी हुई है, तो इस गलती को भी ठीक कर लेते हैं। यहाँ पे हमारे पास ये हो जाएगा 54,400, 54,400। देख रहे हो, इसी की अकाउंटिंग इक्वेशन की यही खास बात होती है कि कोई भी गलती आप करते हो तो ये झट से पकड़ लेता है, ये बता देता है कि भैया यहाँ पे आपने गलती करी है। ठीक है, और यहाँ पर भी हमारी ये अमाउंट गलत है, इसे ठीक कर लेते हैं। 54,500, 54,500। ठीक है, और
क्या चीज़? 400, सॉरी 54,400, 54,400। यहाँ पर भी ये हो जाएगा अमाउंट 54,400, 54,000, सॉरी 54,400। अब ज़रा टोटल कर लेते हैं। तो ये आ गया आपके पास 84,400 और ये आ गया आपके पास 5,100। 0 0 4 और 1 5, 8 और 1 9, 89,500 हो गया। ठीक, आई होप अकाउंटिंग इक्वेशन समझ में आ गया होगा, बैलेंस शीट कैसे बनाते हैं ये समझ में आ गया होगा। यही सिंपल सा टॉपिक है हमारे पास अकाउंटिंग इक्वेशन का। फर्दर कुछ और क्वेश्चन भी हम लोग करेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास में, ठीक है? यहाँ तक की सारी बातें क्लियर? ओके।